कि हमारे देश के अंदर पिछले 10 सालों से जो सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेतृत्व में, वो सरकार हमारे संविधान को भी खत्म करना चाहती है। वो सरकार हमारे लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। वो सरकार हमारे देश के अंदर फांसीवाद और तानाशाही लाना चाहती है। उसकी कुछ झलक जो है भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने 10 साल के शासन में दिखाई भी है। और आज बहुत बड़ा खतरा इस देश के लोकतंत्र के सामने खड़ा हो गया है, संविधान के सामने खड़ा हो गया है। उस संविधान को बीजेपी खत्म करना चाहती है, जिसको आजादी के संघर्ष के बाद, लाखों कुर्बानियों के बाद आजादी मिली थी। आजादी के बाद हमारा संविधान लिखा गया। उस संविधान में हमारे सारे नागरिकों को अलग अलग तरह के अधिकार दिए गए और समाज के जो वंचित कमजोर तबके उनको भी कुछ अधिकार दिए गए। तो आज बीजेपी का सबसे बड़ा हमला उस संविधान के ऊपर है और इसलिए ये चुनाव पिछले सारे चुनावों से हट करके है। पहले मंडी सीट पे हमने भी लड़ने का फैसला लिया था, हमारी पार्टी ने। हमने 2014 में ये सीट लड़ी है, 2009 में लड़ी है, 2019 में लड़ी है। इस बार भी हमने लगभग 2 साल पहले तय कर दिया था कि हम मंडी की सीट लड़ेंगे, सीपीआईएम। लेकिन जो आज देश के हालात हैं और जो इंडिया गठबंधन बना देश बचाने के लिए, हमने ये तय किया अपनी राज्य कमेटी में भी, क्योंकि हमारा जो राज्य का नेतृत्व है 5-6 लोग, इसमें मैं भी एक हूं। हमने तय किया कि अगर हम मंडी लड़ेंगे तो यहाँ से जो है भाजपा को फायदा होगा और एक एक सीट महत्वपूर्ण है। और इसलिए एक एक सीट महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा जो लड़ाई है आज एक ऐसी पार्टी के साथ है जिस पार्टी ने पिछले 10 सालों में इस देश के सारे संसाधनों को लूटा है, जिस पार्टी ने, जिसकी सरकार ने गरीबों की जेब से जो है उगाही की है, सरेआम गरीबों की अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जेबें काटी गई है, बड़े पूंजीपतियों का फायदा पहुंचाया है, उनको जो है साहूकार बनाया है। जिस अदानी को कोई जानता नहीं था, वो अदानी आज एशिया नहीं बल्कि दुनिया का जो है दूसरे तीसरे नंबर का पूंजीपति बन गया है, सबसे ज्यादा पैसे वाला। और यही नहीं बल्कि इस सरकार ने जो है जमकर घोटाले किए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने। और ये जो अथाह पैसा उगाया है, इससे जो है बड़े धनबल के साथ जो मुकाबला हो रहा है और उसके साथ साथ ऐसी ऐसी ताकतें उनको ही आगे चुनाव में लगाते हैं जो जनता को असली मुद्दों से भ्रमित करते हैं। और अगर आप आज भाजपा का प्रचार देखें, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, या फिर हमारे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, कोई विपक्ष के नेता है भाजपा के, या जो भी छोटा बड़ा नेता है, आज भाजपा ने जो नीतियां इस मुल्क में लागू की हैं या जो घोषणाएं नरेंद्र मोदी की रही है पिछले 10 साल में भाजपा की रही है, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। उन मुद्दों के बारे में जनता को बताया नहीं जा रहा है। क्या नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत है, क्या भाजपा के किसी नेता में इतनी हिम्मत है क्या जो ये बता सके कि जो नोटबंदी आपने इस देश में थोपी थी, उस नोटबंदी से इस देश के गरीबों का क्या भला हुआ, इस नोटबंदी से इस देश के छोटे छोटे दुकानदारों का क्या भला हुआ। अगर आपने उस वक्त जो है सीना तान करके रात के 8:30 बजे घोषणा की थी कि भी नोटबंदी से जो है भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, नकली नोट छपना बंद हो जाएंगे, विदेशों से वो जो काला धन है वो खत्म हो जाएगा और उसके साथ साथ जो है नोटबंदी से आतंकवाद की रीढ़ टूट जाएगी। क्या नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत है, भाजपा के किसी नेता में इतनी हिम्मत है क्या जो दावे के साथ कह सके कि हमने नोटबंदी की थी और उससे जो है ये भ्रष्टाचार खत्म हो गया, उससे जो है आतंकवाद खत्म हो गया। क्या भाजपा के किसी नेता में इतनी हिम्मत है कि वो याद दिलाए कि उन्होंने 15 लाख हर एक के बैंक खाते में जमा कराने का वायदा किया था, उन्होंने विदेशों से काला धन लाने का वायदा किया था। क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वो बताएं कि वो जो उन्होंने बोला था कि हम किसानों की आमदनी दुगना करेंगे, किस किसान की आमदनी दुगना हुई? क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वो ये बता सके जो उन्होंने बोला था कि हम महंगाई को कम करेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्यों मामा जी विश्वास बड़ी बार हुई बोले महंगाई की मार के, आप बता मोदी सरकार। तो उनको बताना चाहिए आज
उनको बताना चाहिए आज भाजपा के लोगों को कि महंगाई कम हुई है तो कहाँ हुई है। वायदा क्या था, जो 450 रुपए का गैस सिलेंडर मिलता है, भाजपा की सरकार आएगी तो आधे दाम में मिलेगा। वायदा क्या था कि जो 55 रुपए लीटर तेल है, भाजपा की सरकार आएगी तो 30 रुपए का मिलेगा। लेकिन किया क्या, 1350 का कर दिया सिलेंडर। ठाकुर श्याम सिंह जी को 1350 में सिलेंडर, ठाकुर गोपाल जी को 1350 में सिलेंडर, संजू जी भी हंस रहे, इनको भी 1350 में सिलेंडर, नरेंद्र कुमार जी को भी 1350 में सिलेंडर, और भंडारी जी को भी 1350 में सिलेंडर, और वो जो है सबको 1350 का सिलेंडर। फिर गांव में जो है 2 लोगों को उज्ज्वला योजना से मुफ्त का सिलेंडर। नरेंद्र मोदी जो है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बोलते हैं मुफ्त का सिलेंडर दे रहे हैं। और जब 2 महीने बाद से उज्ज्वला योजना का सिलेंडर खत्म हुई है, खाली हुई है, तो फिर 3 नौजवान से इंजेक्शन 1300 सिलेंडर लो वहां पे जाकर के। तो ये जो उगाही लोगों से की है, भाई वायदा क्या था, 450 का सिलेंडर आधी कीमत पे लाएंगे, पर आप ले गए 1350 में। और जब चुनाव आ गए तो 200 रुपया घटा दिया, बोले जी बड़ी बड़ी दयालु सरकार ही मोदी ने, और देखो 200 रुपया जो है कम कर दिया सिलेंडर आ रहा। इनसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? राजेंद्र कुमार जी आओ, आगे जाओ। इनसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? पेट्रोल सस्ता करने की बात थी, वो 100 के पार पहुंचा दिया। किसानों की आमदन दुगना करने की बात कही थी, उल्टा क्या किया, देश की जनता को जब लॉकडाउन में धकेला। याद है कि नहीं याद है? झाड़ू वाले दुकानें तो बंद थी सारी, पर जो आसपास घरे थी ना, जो भी संदेश आई गया, खिड़की दरवाजे बंद रखा हो, पर्दे लगाई रखा बोला, नहीं तो कोरोना घुस जाना अंदर जो। सबने जो है भीतर, और बोलते हैं कोरोना तो ऐसा है कि वो कहीं से भी घुस जाएगा अंदर, इसलिए जो है पर्दा लगाई रखना। और ऐसा प्रचार किया बीजेपी में, मोदी जी ने बोला था ये पर्दे ही बंद करना पड़े। घुटी के लोग अंदर सारा दड़ा, पर शाम होते होते पता नहीं क्या ज्वाल आई गया जी, आते सजो कंगना नौता जो कभी भी कुछ बोल दी। तो शाम होते होते जो मोदी का अगला फरमान आ गया कि नहीं नहीं बाहर निकलो सब, और ताली बजाओ और थाली बजाओ, ढोल की चिमटा बजाओ। पागलों की तरह चले हुए सारे भाजपा वाले, और दूसरे भी चले पे आशा तुषा साई भी। भाई मोदी ये बोल रहा कि नहीं बोले भाग कोरोना बैगा उड़े सारा दड़ा। सांझा जो है सारे से 100-200 लोग जो सड़कों पे भी भाग कोरोना। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? फिर अगला फरमान आया, शंख बजाओ और धूप बत्ती जलाओ। बोलते हैं हमारे साइंटिस्टों ने जो है खोज कर दी कि अगर धूप की जो वो निकलती है खुशबू, उससे कोरोना भाग जाता है। इससे ज्यादा मूर्ख सरकार इस मुल्क ने नहीं देखी थी आज तक, हमारे मुल्क ने कभी नहीं देखी थी। और ऐसा ये शोषा क्यों फैलाया गया? क्योंकि जो केंद्र की सरकार को इंतजाम करना था जिंदगियां बचाने के लिए, वो ना तो सैनिटाइजर की व्यवस्था की, ना तो मास्क जो है फ्री में दिए गए, ना तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था की, ना सैनिटाइजर की व्यवस्था की, ना कोई कोविड हॉस्पिटल या कोविड वार्ड अलग से बनाए गए। और तब जो ये शोषे फैलाए गए, और जब कोरोना फैल गया पूरे मुल्क के अंदर, तो उसका ठिकरा फोड़ा गया मुसलमानों के ऊपर। बोले ये आए रे, वो क्या बोलते, कौन सी थी वो तबलीगी जमात, इन्हें अप्लाई वाला कोरोना। भाई साइंस है, कोरोना जब कोई वायरस है, आसा जो जुकाम हुआ टेढ़ है, कोरोना है, वो तो एक को हुआ तो किसी को हो जाएगा अगर उसके टच में आएंगे। तो उन्होंने क्यों बुलाया? क्योंकि वो ध्यान बंटाना था लोगों का, इन्हें अप्लाई बोलते हैं। और जब पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में फैला, हमारे मुल्क में इंतजाम थे नहीं उस तरीके के। 45 लाख लोग मारे गए। ये पहली सरकार है पूरे दुनिया की जिस सरकार ने आंकड़ों को भी छुपा दिया, और सिर्फ ये बोला कि 4.5 लाख लोग मरे गए। अरे गंगा यमुना के तट जो है पूरे भर गए। हिंदू धर्म में जो है वो जलाते हैं, लेकिन वहां पर लोगों ने जो है वो जलाने कहा पे वो जो है रेत में लाशें दबा दी, किसी ने जो है ऊपर से फेंक दी, क्योंकि ऐसा खौफ पैदा किया गया कि भाई जी अगर ये क्या बोलते हैं कोई नजदीक चल जाएगा तो हो जाना। तो जो इंतजाम सरकार को करने उसने किए नहीं। और बाद में क्या किया, इंग्लैंड की एक कंपनी एस्ट्राजेनेका, और उस कंपनी के साथ कर दिया ठेका। और जो उस कंपनी ने वैक्सीन बनाई, एस्ट्राजेनेका कंपनी ने, तो दुनिया भर में जो आवाज उठी कि इस कंपनी की जो वैक्सीन है वो ठीक नहीं है, उससे जो है कई साइड इफेक्ट जो है इंसान को हो रहे हैं। तो इंग्लैंड और कुछ और सरकारों ने बोला कि ये जबरदस्ती लगी, किसी को जो लगाना चाहता है वो लगाए। पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने
उस कंपनी के साथ जो है समझौता किया और हिंदुस्तान में जो है वो जो वैक्सीन थी वो कोविशील्ड के नाम से बनाई, और यहाँ पे जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो सबसे बड़ा उत्पादन करती है वैक्सीन का, उसने यहाँ पर तैयार की हो, हालांकि है उनकी हो इंग्लैंड वालों की, उस कंपनी की, लेकिन फिर फरमान जारी किया कि वैक्सीन सबको लगाना पड़ेगी जबरदस्ती। जो नहीं लगाएगा तीसरा डिपुरा राशन बंद, तीसरा सिलेंडर बंद, तीसरा दफ्तर जो एंट्री बंद, उसका बस में चढ़ना बंद, हवाई जहाज में जाना बंद। तो जबरदस्ती सबको लगाना पड़ी हो। और जिन्होंने वैक्सीन लगाई, एक डोज, दूसरी डोज, फिर तीसरी और आई, ये भी लगाना पड़ी क्योंकि से खपत तक करवानी थी ना, महंगे दामों में खरीद ली। और बाद में पता चला जो परते खुली सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो पता चला कि उस कंपनी से भी पैसा खाया है, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला सामने आया। तो ये ठगी ठोरी की सरकार है भाई। ये चीज है जो हम लोगों को समझाना चाहते हैं। और उसके साथ साथ उस वक्त एक बड़ा प्रचार किया कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो गुजरात मॉडल लेकर के आएंगे। लोग कर जाने के लिए मिला क्या हुआ गुजरात मॉडल? बड़ा भारी विकास का मॉडल है। बोले हमने लोगों को समझाया भाई गुजरात में वहां पर क्या हुआ, किसानों की जमीनें छीनी गई औने पौने दामों पे और पूंजीपतियों के हवाले की गई, और जो फैक्ट्रियां कुछ लगी वहां पर जो है मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया, उनको सैलरी भी नहीं मिली, ना उनको कोई सुविधा दी गई। और गुजरात मॉडल हम सबने देखा है जहां पे सभ्य समाज की तमाम निशानियों को पैरों तले रौंदा गया है। एक महिला कौसर बानो जिसके पेट में गर्भ पल रहा था, उसके पेट को फाड़ा गया भीड़ के द्वारा। 8 महीने के जन्मे शिशु को जो है टुकड़े करके हवा में फेंका गया और 2000 लोगों की हत्या हुई थी। और वाजपेयी जी को बोलना पड़ा था नरेंद्र मोदी के कान में कि राजधर्म का पालन करो, जब वो मुख्यमंत्री थे वहां के। तो हमने कहा गुजरात मॉडल ऐसा है, और ये गुजरात मॉडल पूरे देश में आएगा तो तनाव फैलेगा, हिंसा फैलेगी, नफरत फैलेगी। इसलिए गुजरात मॉडल ठीक नहीं है। रुको सीधी सुनी भाई, मुफ्त तरह मिलना सिलेंडर, 15 लाख खाना खाते में जा, दादू भी, दादी भी, पुत्र पुत्री भी, तो फिर को सुननी, फिर इन नहीं सुनी को है ना। सब जगह बन गया माहौल, करोड़पति बन जाना बिल्कुल। तीसरा वायदा किया कि हम जो है सेना को मजबूत करेंगे, और ये तो बोलते हैं जी हमारी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहे हैं, मोदी आएगा तो सीमाएं मजबूत होगी। 56 इंच का सीना है, एक या हिंदुस्तान में 56 इंच का सीना, बाकी था 10-11 इंच सीना बड़े सब। 56 इंच का सीना, मां बहन की सुरक्षा होगी, सीमाएं मजबूत होगी। कोई एक सैनिक को मारेगा दुश्मन तो हम बदले में जो है 40 मारेंगे। ये पहली सरकार है आजाद भारत की जिसने हमारी सेना को भी नहीं बख्शा। आपको पुलवामा की घटना याद है जिसके आधार पर पिछला चुनाव जीता है इन्होंने। 44 जवानों की वहां पर जो है शहादत हुई, और उसके बाद जो है अमित शाह ने रातों रात ऐलान कर दिया कि हम जो है गए रात को और हम सर्जिकल स्ट्राइक कराए पाकिस्तान के बालाकोट में, और हमने जो है 650 टपका दिया वहां पे। और नीचे जो भाजपा के लोग जो झूठ बोलने में माहिर हैं, वो प्रचार शुरू हो गया कि देखो जी ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं आया देश में जिसने जो है रात को जो है जाकर के बालाकोट में जो है स्ट्राइक कर दी और इतने 650 आतंकवादी मार दिए। भाई साहब बैठे हैं, कैप्टन साहब यहाँ पर कैप्टन साहब बैठे हैं, ये फौज में रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जवानों की लाशें पूरी दुनिया ने देखी, 44 जवानों की, पर जो 650 जिनका दावा बीजेपी ने किया कि हमने जो मार दिया आतंकवादी, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है ना, ये जो सगरे बोलते हैं ये भी थोड़ी देर वायरल हो जाना पूरी दुनिया में। तो दुनिया में किसी ने भी जो है, एक इंसान ने भी जो है वो किसी एक आतंकवादी की लाश नहीं देखी वो बालाकोट की, पर झूठ बोल दिया। हकीकत ये है कि आज तक जांच नहीं की मोदी सरकार ने कि वो जो विस्फोटक टनों के हिसाब से एक गाड़ी में भर करके वो कैसे पहुंच गया उन सैनिकों तक। जब बॉर्डर में जो है सीमा सुरक्षा बल है, सेना है और कई तरह की पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चारों तरफ चाक चौबंद जो है वो पूरा पहरा है, तो हमारे उन जवानों तक वो विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंची। तो भाजपा के जो नेता थे उस वक्त और जो जम्मू कश्मीर में राज्यपाल नियुक्त किए गए थे सत्यपाल मलिक, इन्हें बोला अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मुझे बोला था मुंह बंद रखना, बोलना नहीं कुछ भी। मैं सच्चाई बताना चाहता था उस वक्त। तो किसका किया धरा है ये? क्योंकि जांच होनी चाहिए थी, मुल्क को पता लगना चाहिए था कि हमारे जवान कैसे शहीद हुए, वो सरकार की जिम्मेवारी थी।
और फिर अब ले आए अग्निवीर। एक सिपाही बनने के लिए कम से कम 5 साल की ट्रेनिंग होती है, और जब एक कैप्टन आगे ब्रिगेडियर कर्नल और उससे ऊपर जाते हैं वो तो चलती रहती है ट्रेनिंग, लेकिन एक सिपाही बनने के लिए 5 साल की ट्रेनिंग होती है फौज में। और हमारे इलाके में हर तीसरे चौथे घर से जो है फौज में कोई ना कोई रहा है, और पूरे हिमाचल में एक जज्बा है लोगों में कि हमने फौज में जाना है। देशभक्ति का जज्बा तो है, लेकिन आप सबको पता है हम जिन परिवारों में आए, नंगे पैरे स्कूल हो जाए थे सब। तो जब नंगे पैरे स्कूल हो जाए थे, क्रीनियर घर हुए थे एक टाइम में, फिर चाक्य घर हुए, है ना, कोई घर में पैसा नहीं होता था, तो फौज में जाने के लिए इसलिए भी आतुर होते थे क्योंकि फौज जो है एक तरह की सुरक्षा प्रदान करती थी पूरे परिवार को, सरकारी नौकरी। तो परिवार की गुजर बसर के लिए फौज में जाते थे। ये नरेंद्र मोदी जिन्होंने बोला था, भाजपा ने जिन्होंने बोला था कि हम सेना को मजबूत करेंगे, ये अग्निवीर योजना लेकर के आ गए। और अग्निवीर योजना क्या है? 4 साल की नौकरी। मोदी तो बोलते हैं 74 साल की उम्र में मैं नौजवान हूं। क्यों भाई जी, बोल रहे कि नहीं बोलते? नौजवान। अगला प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी। तो हमें बताओ हमारे बच्चे 22 साल में बूढ़े कहां से हो गए? कोई जवाब है भाजपा के लोगों के पास? और अग्निवीर की जो ट्रेनिंग है गुरुजी, वो सिर्फ 6 महीने की। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद हमारे बच्चों को झोंका जाएगा, जहां टकराव होगा बॉर्डर में, जहां पे युद्ध होगा। तो जिसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, जब उसको आप वहां पर भेजेंगे, अगर वो वहां पे मारा जाता है युद्ध के मैदान में, उसको शहीद का दर्जा नहीं है। ये पहली सरकार है आजाद हिंदुस्तान की जिसने ये हालत कर दी हमारी फौज की। शहीद का दर्जा नहीं है। 3-4 बच्चे जो है मारे गए अलग अलग कारणों से अभी फौज में, अग्निवीर। डेड बॉडियां परिवार वालों को जो है एम्बुलेंस किराए में लेकर के लाना पड़ी है। हमारे नाहन का भी एक बच्चा था, तो उनके परिवार को जो सामाजिक सुरक्षा मिलती थी कि अगर फौजी शहीद हो गया तो पूरे सम्मान के साथ डेड बॉडी आती थी। हम लोगों की आंखों में आंसू जरूर आते थे, लेकिन एक गर्व होता था कि हमारे इलाके का कोई जवान जो है इस देश की सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है। और जिस मां बाप ने अपने लाल को फौज में भेजा है, उनके दिमाग में शुरू से शंका कि पता हमारा बच्चा सही सलामत घर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन परिवार को सुरक्षा थी ना, कि वो नहीं रहे फौजी तो उसके परिवार को पेंशन है, कैंटीन की सुविधा है, जो हॉस्पिटल की सुविधा है, मेडिकल फैसिलिटी है सारी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने सब छीन लिया। अग्निवीर, उसके शहादत के बाद शहीद का दर्जा नहीं, कोई सुविधा नहीं। अगर रिटायर होकर के वापस आएगा तब भी कोई सुविधा नहीं। तो ये कैसी सरकार है? और फिर बोलते हैं तीसरी बार के लिए अब की बार 400 पार। 400 पार का नारा क्यों दिया है? क्योंकि इस देश का संविधान अगर बदलना है तो 3/4 बहुमत चाहिए, नहीं तो सरकार तो 2/3 में बढ़ जाती है सिंपल मेजोरिटी में। 400 पार का नारा देने की क्या जरूरत है? अगर आपके 273 आ गए तो भी सरकार बन जाएगी। 400 पार का नारा इसलिए, ये जो भाजपा है, एक भी, मैं दावे के साथ कहता हूं, कल भी एक लिस्ट आई हमारे सीपीएम के 7 लोग जो हमारे जब ये पॉलिट ब्यूरो के मेंबर थे शुरू में, वो 7 लोग मैं कल देख रहा था, मेरे पास उनके सबके नाम है, EMS बुद्धिपात, AK गोपालन, ज्योति बसु, हरकिशन सिंह सुरजीत, और इसी तरीके से जो है सारे लोग, वो जो है 10 और 12 साल की जेल काटी है उन सब ने आजादी के संघर्ष में। और आजादी के संघर्ष में चाहे कांग्रेस थी, चाहे वो सोशलिस्ट कांग्रेस थी, कम्युनिस्ट थे, समाज सुधारक थे, या क्रांतिकारी थे, भगत सिंह जैसे लोग, या फिर जो अनुशीलन और युगांतर जो संगठन थे, एक बंगाल में चलता था, एक 2 संगठन, वहां पे महाराष्ट्र में विष्णु गणेश पिंगले, वो एक क्रांतिकारी संगठन चलाते थे। इन सब लोगों ने जो है आजादी के संघर्ष में कुर्बानियां दी हैं, इन सब पार्टियों ने। पर जो भाजपा की विचारधारा के लोग हैं वो कोई जेल में नहीं गए इस वक्त, और आज पूरे देश को गालियां देते हैं कि तुम देशद्रोही हैं सारे और हम देशभक्त हैं। लेकिन असलियत यह है कि आपकी जो करनी है वो बताती है कि आप क्या हैं। तो इसलिए इस सरकार ने हमारे सेना को कमजोर किया है, उसका गौरव घटाया है। और 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद पहली बार हुआ कि हमारे बॉर्डर में, चाहे वो लेह लद्दाख में, डोकलाम में जो है इतना टेंशन हुई और वहां पे हमारे फौजी शहीद हुए। नहीं तो बातचीत से जो है मसला हल हो जाता था। तो ये सरकार सीमाओं की रक्षा करने में भी नाकामयाब साबित हुई है। मैं राष्ट्रीय मुद्दों पे लंबी बात नहीं कहूंगा, लेकिन चुनाव इन्हीं मुद्दों के आधार पर लड़ा जा रहा है। क्योंकि वो जो है बोलते कंगना को मत देखो तुम,
मोदी को देखो, पर मोदी कौन है ये तो समझना पड़ेगा। ये मोदी की नीतियां हैं जिनसे ये देश तबाह हो रहा है। सारा रोजगार छीन लिया। लॉकडाउन के दौरान जो प्राइवेट क्षेत्र में जो हमारे बच्चे, हमारे भाई जो नौकरियां करते थे, उनकी नौकरियां चली गई। आज दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। परिवार पालने की जो है नौबत आ गई है। तो इसलिए जब राष्ट्रीय चुनाव है तो राष्ट्रीय मुद्दे उभरने चाहिए, हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम अंधी दौड़ के आधार पर जो है ये कहते हुए कि जी हाँ इसको नहीं देना वोट उसको देना, भाई कैंडिडेट तो हमारे को यहाँ चाहिए। विधायक हो जिस मर्जी पार्टी का, अगर वो विधायक आपके लिए खड़ा होता है तो तब आपका है, नहीं तो काहे का आपका। अगर कोई सांसद है वो आपके लिए काम करता है तब आपका, नहीं तो काहे का आपका। तो जो कंगना रनौत है उसको मुद्दों की समझ नहीं है। से तो एड़ा ज्ञान बांटा भी कई बार इतना से शर्म हुई जाए। गुरु जी शेरगाणी के स्कूल अध्यापक राजपाल बोला नया इतिहास रचित आज सारा मुल्क आजाद हुआ 2014 जो कितने लोग हमारे यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी रहे इस इलाके से, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी है ना। और वो बोलती है 14 में आजाद हुए। पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस। और नरेंद्र मोदी कौन है? कंगना बोलती है विष्णु का अवतार है। आज सारे भगवान सारे से पुराण से भी जो है बदनाम करते विष्णु अवतार से भी कौन नरेंद्र मोदी। फिर बोलती है एक के टाइम खाना खा आई है, तुझे कितने टाइम खाए पतले हीरो से एक के टाइम खाना खा बोले नरेंद्र मोदी से ज्ञान भी पहली बार कंगने दी तेज सौ पता कि और कुछ नहीं पता आज तक ना आपको सी बोल रहा भी एक के टाइम खा। और रोजाना जो है वो गालियां देती है वीरभद्र सिंह को, वो गालियां देती है प्रतिभा सिंह को, वो गालियां देती है विक्रमादित्य सिंह को, वो गालियां देती है राहुल गांधी को। भाई आप चुनाव में खड़े हैं, हम चुनाव में जब खड़े होते हैं चाहे वो प्रधान का है, उप प्रधान का है, बीडीसी का है, वार्ड मेंबर का है, जिला परिषद का है, एमएलए का है, एमपी का है, तो आज से बना सा करना क्या है। वार्ड मेंबर ये डबल फेंटाले आज भी ये काम करने में, हालांकि से उंदन इतना कार्य क्षेत्र में करने रहे। तो कंगना जो है किसी मुद्दे की बात नहीं कर रही है, वो सिर्फ जो है मोदी से भाषण शुरू होता है मोदी पे खत्म हो जाता है। तो जिसको मुद्दों की समझ नहीं है वो मुद्दों की बात नहीं करेंगे ना, जिसको राजनीति की समझ नहीं है वो राजनीति की बात नहीं करेंगी। और उसलिए जो है वो कोई अपना दृष्टिकोण नहीं रख रही है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि विक्रमादित्य सिंह बेशक वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और बड़े नेता हिमाचल के, यंग एज में बड़े नेता है। वो 2 बार के विधायक जैसा ठाकुर साहब ने कहा, मंत्री भी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, लेकिन उनको राजनीति की गूढ़ समझ है, उनको मुद्दों की समझ है। और हमें सांसद ऐसा चाहिए जो कल को हम कोई मुद्दा उठाए तो उसके आधार पर वो उसको आगे भी ले जाए और उसको रखे भी। तो जो कंगना रनौत चुनाव से पहले एक शब्द नहीं बोल रही है लोगों के बारे में, तो चुनाव जीतने बाद क्या बोलेगी? चले जाना बाप। बिल्कुल ठीक बोला है, बिल्कुल सही बात है। उससे पूछा कि भाई जी क्या है आपका, बॉम्बे तो नहीं चल जाना? बोले जाना जरूर जाना, कई फिल्म अटकी मेरी की जाना। तो एक प्रकाश राणा से भी आया था हेलीकॉप्टर में, जा इतनी भी यहाँ भ्राड़ू कई बार चल रहे सब स्वागत करना के लाइरी महिला इकट्ठा करना है ना, गड्डिया में जाकर चल जी तो 7,000 मिलना जाना को 7,000 लेना कोड़ जाना पड़ा 100 के। वो भाई शर्म करो। ये पहले विधायक है हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी पैसों के बोलते हैं कि मेरी तरफ से आपको 7,000 रुपया है। हमारा विधायक ये नहीं बता सकता कि उन्होंने जो है अपनी जो नीति है, जो हमारी जेब का पैसा है टैक्स का, जो सरकार नीति के तौर पर देती है, वो कहां लगाया। वो ये नहीं बोल सकते कि मैंने जो है कहीं पे सोलर लाइट, कहीं पे मैंने जो है स्कूल की बिल्डिंग के लिए पैसा दिया, डिस्पेंसरी के लिए दिया, हॉस्पिटल के लिए दिया, सड़क के लिए दिया, पानी की स्कीम के लिए दिया। लेकिन जब पहली बार आए उड़ते हुए जा मिजा, तब बोले जी मेरा तो बाप पूरा पड़ा होता सेवा करने का ठहरा। बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था, है ना। मुझे हरनूरी राजनीति करनी बोले खत्म, कहना मैं तो बस सेवा करने आएगा, यही प्रचार था। और दूसरी साइड था कांग्रेस भी था, बीजेपी प्रचार एड़ा भाई मुझे हरनूरी राजनीति खत्म करनी, मतलब एक एरिया के खिलाफ एक नफरत पैदा कर दी जो हम कभी नहीं करते। मैं भी चुनाव लड़ा, मैं कभी जो है किसी क्षेत्र के खिलाफ नहीं बोला, कभी नहीं बोलता मैं कि जी फलाना आदमी ऐसा वैसा, मुद्दों की बात करता है। उस मुद्दे के आसपास उसमें कई बार इंडिविजुअल भी आ जाता है
और अभी प्रकाश राणा के हम कोई बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, तो एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया एरिया विशेष के खिलाफ, और एक पूरा क्षेत्र में जो है फैलाया कि अगर मैं जीत गया तो यहाँ तो मैं संगमरमर की सड़कें बनानी, जितना पैसा सरकार किसी स्कीम के लिए देती है उतना मैं अपनी जेब से दे दूंगा। सरकार अगर पैसे दूंगा 20 साल तो मैं सीधा अपनी जेब दे दूंगा, सरकार वैसे कहीं गरीब आऊं थोड़ी गरीब बोल रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था, ये तो बिजली बोर्ड एसटीओ थे ना जो पता होना, अपनी जेब पर गए थे ना तेरे पैसे, लेकिन कहीं लगाए आप निधि कर बता सकते कहां लगाई। तो अभी भी क्या है, बीच में चले जाते हैं दौरे पे 10 दहाड़े जोगनगर, 20 दहाड़े दुबई, खड़ी कितनी कंगना नौत बीजेपी वाला 300 तो जाना पड़ा मुंबई, तो एक दुबई की दूसरा मुंबई छांट के लाते पति कहां से। भाजपा के पास नेताओं की कमी थोड़ी नहीं थी, तैयारी तो इनकी चली थी पहले, सब सुनने मिलता भी जयराम ठाकुर आ रहे कैंडिडेट, तो आ रहे ठीक है, राजनीतिक आदमी है, खड़े हो जाओ, मुद्दों को समझे, हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे, अच्छी बात है, लड़ो, जो जीतेगा वो सिकंदर। लेकिन वो लास्ट मौके में जब वो उधर से आ गया कैंडिडेट विक्रमादित्य थे, नौ लग गया भी पत्नी करदान ना लग जाना, तसे भी अगला मुख्यमंत्री के भी जानते रहने, तो तब जो है कंगना जो लिया है तो पिघने, अब कंगना बन गई गलरी फांस से, रोज जो है साथ रहना पड़ता है। जी यो रहे थे ना किसी बच्चे के जेड़े स्कूल भी ये जो थोड़ा ज्यादा जो सिखाना पड़ना बच्चे तो पास होना सर, तो गुरु जो है लगातार है ना छड़ी भी दसनी पर इसे प्यार भी करना की भी नहीं, एड़ा नहीं एड़ा कर रहे ये पढ़। तो कंगना रनौत के साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वो जो है सुबह से लेकर के शाम तक एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में मंडी पार्लियामेंट्री 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा रहे हैं, गले की फांस बन गई भी कंगना का दीपति क्या बोलते ना मुंह आगे, तो लेंद्री को था गई कितने कट्ठे लेंद्री, तो ठाकुर साहब बीच में बोल रहे थे कि वो पैसे वाले चाहिए इनको, सही बात है, क्योंकि वो पैसा है, ग्लैमर है, नाम है मुंबई का, लेकिन मुद्दों की तो समझ है नहीं। तो हमें तो वो चाहिए प्रतिनिधि जो हमारे साथ खड़े हों, दुख सुख में हमारी बात करें। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ये लड़ाई जैसा हमने शुरू में कहा, ठाकुर साहब ने कहा, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, और विक्रमादित्य को सिर्फ ये ना सोचो कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं या कोई इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। आज की तारीख में विक्रमादित्य जो भाजपा के समर्थक है उनके भी प्रत्याशी हैं, और एक भाई साहब हैं जो यूपी से आकर के मंडी में चुनाव लड़ रहे हैं, वो रहे हैं आरएसएस के आदमी, तू सगबड्डे आरएसएस, अरे मतलब तू इतना बड़े नहीं है जो वहां से आए हुए यहाँ के लोग हैं, उनसे बड़े नहीं है जो यहाँ लड़ने के लिए आया चुनाव, और बोल रहे हैं कि मैं स्पेशलिस्ट लिया कि ये कुछ ठगलंदरी है, और क्या उसने बोला कि मैं क्या खाती हूँ, मैं यहाँ अपने बोलना चाहूंगा क्योंकि वो फूड हैबिट्स होती है सबकी, जो खाता खाओ, और उन्होंने क्या बोला, तो वो तो भाजपा की विचार से भी मेल नहीं खाती ना, तो गले की फांस बन गई है, लोग ग्लैमर के आधार पर उनको लाया गया है, और वो जो है पैराशूट से यहाँ पे उतारा गया है, और भाजपा के लोग भी जो है बोल रहे हैं कि ये कितनी लेंदरी और हमारे ऊपर थोप दी है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि दोनों के बीच में भी अंतर करना है, तो विक्रमादित्य कई दर्जे बेहतर है, और अगर मुद्दों की बात करनी है तो मोदी की गारंटी आज तक कोई लागू नहीं हुई। जब कई राज्यों में गारंटी की बात हो रही थी, हिमाचल में इन्होंने बोला कि हम गारंटियां 10 गारंटियां 2 लागू होगी, कर्नाटक में बोला कांग्रेस वाले में गारंटियां दे रहे जी वो लागू होगी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बोला कि हमारी इतनी गारंटियां वो लागू होगी, पंजाब में बोला हमारी इतनी गारंटियां वो लागू हो गई, अभी तेलंगाना में चुनाव हुए वहां पर उन्होंने बोला कि हम ये गारंटियां दे रहे हैं वो लागू हो गई। तो जब गारंटियों की बात हो रही थी और भाजपा फंस गई तो मोदी तो इसमें माहिर है, किसने बोला मोदी की गारंटी, सारी गारंटियां पीछे, अब मोदी की गारंटी, भाई मोदी की क्या गारंटी जो 10 साल में आपने दी कौन सी लागू हुई, पर एक को जो है नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि शोषा फेंक दें ताकि लोग उसी के ऊपर चर्चा करें। तो गारंटियों की बात करनी तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो महिलाओं के लिए 1500 की पेंशन यहाँ की जो सरकार है कांग्रेस की, जिसमें विक्रमादित्य मंत्री उन्होंने लागू कर दी है, और भाजपा के लोग जो है यहाँ फॉर्म भी भर रहे हैं, अपनी दाढ़ी फॉर्म भरना सबके पहले से चुपचाप जो ऊपर जमा कराई ना कि वोट ले पर भी जड़े अपने समर्थ के दिन जो भरा 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 था चुपचाप से कराना जमा सबके पहले ऊपर तहसील आ जाएगी ने कि वोट ना जो बोलना गरीब जो भाई ये पेंशन नहीं मिलनी बना, ये तो बंद हो जानी जून महीने में,
सच्चाई है कि भाजपा के लोग इस पेंशन को बंद करवाने के लिए चुनाव आयोग में गए थे। यह हकीकत है, यह जानकारी होनी चाहिए और भाजपा के समर्थकों को जानकारी ज्यादा होनी चाहिए। आप लोगों की पार्टी के नेता जयराम ठाकुर, आपकी पार्टी के हिमाचल के अध्यक्ष जो है बिंदल जी, आपकी पार्टी के और नेता, जैसे ही हिमाचल में महिला पेंशन लागू हुई पूरे हिमाचल में, तो चुनाव आयोग में चले गए कि ये फॉर्म भरने का धंधा बंद करवाओ और ये जो है बंद करवाओ इसको, ये जो पेंशन है अभी ये तो आचार संहिता उल्लंघन और चुनाव आयोग ने भी बंद करा दिया, एक चिट्ठी निकाल दी। तो हम लोग भी गए, हमारी पार्टी के लोग भी कि नहीं ये बंद नहीं हो सकती है, तो सरकार की नोटिफिकेशन है और चुनाव से पहले आई है। तो तब जो है वो दोबारा चुनाव आयोग ने बोला कि नहीं ये पेंशन के फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो ये हकीकत है, इसका प्रचार भी करना है। जो भाजपा के लोग झूठ बोल रहे हैं कि बंद हो जाएगी, ये बंद नहीं होगी। बंद होती है जो मोदी घोषणा करते हैं, बीमा कराओ, 112 रुपए जमा कराओ, है ना, 140 करोड़ की आबादी है, खरबों रुपए इकट्ठा होगा और बोले कि जिसकी डेथ होगी उसको जो है उसके परिवार को मिलेगा बाद में। लेकिन हिंदुस्तान में किसी को नहीं मिला आज तक। बिल्कुल इसका बिल्कुल ठीक बोले जी, बजट प्रोविजन है और उसमें सुक्खू जी के साइन नहीं है, बल्कि जो आईएएस अधिकारी होते हैं उनके साइन है, नोटिफिकेशन हो चुकी है। तो मैं और ज्यादा लंबी बात ना खींचते हुए, मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र से विक्रमादित्य जी जीत रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी मेरे को एक दो एजेंसी को फोन आ रहे थे जो सर्वे करती है एजेंसी देश के पैमाने पर, तो बोल रहे जी हमारी ये है कि भी विक्रमादित्य जो है अभी तक 81,000 वोटों से आगे हैं। नहीं उनका था एक दो एजेंसियों का बोलना 80,000 वोटों की लीड से, पर भी हमारी एजेंसी के मुताबिक ये भी है कि भी अभी जो है जोगिंदरनगर में वो थोड़ा सा जो है वो पीछे है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जब ये पूरा मंडी लोकसभा क्षेत्र एक तरफा चलना शुरू हो गया और वो ठीक बोले गुरु जी की अभी 2 लाख की तरफ भी जाएगी लीड, तो जोगिंदरनगर को पीछे नहीं रहना है और जो हमारा इलाका रहना रोपा उसको पीछे रहना है। हमारी एक साझा ताकत हुई, हमें भी आपसे अच्छे वोट मिलते हैं जब हम खड़े होते हैं, कांग्रेस पार्टी को मिलते हैं, औरों को मिलते हैं। तो आज बहुत सारे लोग जो है एक छाते के नीचे से आए हैं इस देश को बचाना है, तो हम पीछे नहीं रहना चाहिए। और मेरा निवेदन खास तौर पे भाजपा के समर्थकों से भी है और मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि हम भी जब किसी ओहदे में हैं, आज जिला परिषद की ठाकुर साहब ने बोला कि ये जिला परिषद है, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। ये लाइट है, ये जो है 15 दिन के बाद बंद हो गई थी, ये सांसद निधि से लगी थी और मुझे कुछ जगह लोगों ने बोला कि सांसद निधि से लाइट लगी, उसमें जो है 31-31 रुपए लिया गया। ऐसा नहीं कि वो सांसद निधि दे लिया, कभी नहीं हो सकता ऐसा, पर कुछ जगह किया होना कुछ लोगों ने ऐसा कि जी लाइट वाली, जबकि वो निधि की लाइट मुफ्त की होती है। मैंने वो लगाई ऊपर 16,000 के आसपास की लाइट होती है, अभी तक चल रही है, 1.5 साल हो गया और 5 साल की वारंटी है, 5 साल से पहले बंद होगी। हमने व्यवस्था कराई वहां पे जिला परिषद में और अपने जिला परिषद वार्ड में 90 से ज्यादा लाइटें लगवा चुका हूं सार्वजनिक स्थलों पे। जितने स्कूल हैं, मैं सर इसलिए गिना रहा हूं, ये मैं अपना जितने स्कूल हैं किसी जिला परिषद ने आज तक नहीं किया था। जितने स्कूल है मेरे उसमें, सिर्फ ये नहीं कि भी हमारे इलाका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है और ना मैं जो चुनाव लड़ने का शौक है, मुझे भी पता है कि ये हमारा जिला परिषद वार्ड अगली बार रिजर्व हो जाएगा। कोई विधानसभा चुनाव लड़ने का शौक नहीं है, तो पार्टी खड़ा करती है तब खड़े रहते हैं। अपनी तरफ से हम कभी मांग नहीं करते कि हमने चुनाव लड़ना है, क्योंकि हम अलग धारा के लोग, आप सबको पता है मेरे बारे में। लेकिन यही नहीं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, जो पंचायती उधर के द्रंग की, वहां पर भी कोई भेदभाव नहीं किया। तो विक्रमादित्य जीतेंगे तो वो जो है जोगिंदरनगर से भेदभाव नहीं करेंगे, वो जो है किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी से भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि मुद्दों की समझ उनको पता है कि लोगों का दर्द क्या है। तो सब जगह समान काम होना चाहिए। ऐसा नहीं हम बोलते हैं कि जी वो जीतेंगे तो हमारा ही काम करे जोगिंदरनगर का, उनको और का भी करना है, कहीं और का भी करना है। पर कंगना अगर गलती से जीत गई तो मुंबई रहेगी और फिर वो जो अड़दली है फिर नहीं जो ऐसे मौज करनी, इसलिए से लगे हुए हैं। ये सच्चाई है, क्योंकि जो राजनेता है उसको तो पता है ना कि मैंने क्या करना है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से गुजारिश है, हम लोग बहुत सारी मीटिंगें मैंने ठाकुर साहब ने हमने इकट्ठा की चौंतरा के इलाके में भी, यहां पर भी। चौंतरा का मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, चौंतरा में भारी लीड जो है, चौंतरा का जो इलाका है ढेलू से लेकर के परे बाग पंडोल तक भारी लीड विक्रमादित्य को मिलेगी। पर हमारा फर्ज है जो यहां पर बैठे हैं, राणा रोपा से जो है लीड जानी चाहिए, चाहे वो नौड़ी का बूथ है, चाहे वो मनारू का है, चाहे अंद्राड़ू का है, चाहे स्पैडू का है, चाहे वो गुड़ुई भोरा वाला है, चाहे भ्राडू वाला है, चाहे वो प्यूं के दोनों बूथ है, चाहे वो कस के बूथ है। तो ये जिम्मेवारी हम सब की है
2 दिन शेष हैं, तो घर बैठने के बजाय मेरे सबसे गुजारिश है कि एक एक घर को कवर करें, साझा रूप में जाएं और लोगों तक जो इस विचार को लेकर के जाए कि आज देश की जरूरत क्या है, आज कैसा सांसद हमारे को चाहिए। तो यही निवेदन करते हुए आप सब यहाँ पर आए और हमारे बीच में जो है डॉक्टर साहब भी आए हैं, बेग सिंह ठाकुर जी, इनका भी स्वागत है ना, पूर्व फौजी अभी। तो यही बात कहते हुए जो मैं अपनी बात खत्म करता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।